रातों रात नियमों का पूरी तरह से बदल जाना हम्म। किसी भी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। हाँ, मतलब आम तौर पे जब हम इमिग्रेशन या नागरिकता के नियमों की बात करते हैं तो एक धारणा होती है। कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। हाँ बिल्कुल, धीमी, पारदर्शी और पहले से तय होगी। लोगों को लगता है कि नीतियां बदलने में सालों लग जाएंगे। और हर कदम का एक साफ रोड मैप होगा। हाँ सही बात है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब कोई सुबह उठे और देखे कि उसके भविष्य तय करने वाले नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। इमिग्रेशन की दुनिया में ठीक ऐसा ही एक भूचाल आया है। एक बहुत बड़ा भूचाल मैं तो कहूंगी। एकदम। कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अचानक 2 बहुत बड़े ऐलान किए हैं। इन ऐलानों ने कनाडा जाने की चाहत रखने वाले और वहां पहले से मौजूद हजारों भारतीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स के लिए एकदम से नए दरवाजे खोल दिए हैं। हाँ, और साथ ही कुछ बहुत ही जटिल शर्तें भी खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ इन नई घोषणाओं की ऊपरी परत को देखना नहीं है। हम उस बड़ी और गहरी रणनीति को डिकोड करेंगे जो इन वर्क परमिट के विस्तार और परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर के नए रास्तों के पीछे छिपी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी विकसित देश के नियम इतनी तेजी से बदलते हैं तो वे केवल किसी प्रशासनिक फाइल के पन्ने नहीं होते। वो सीधे तौर पर उस देश की तात्कालिक आर्थिक चिंताओं, उसकी मजबूरियों और आने वाले भविष्य की दिशा का एक बहुत बड़ा संकेत होते हैं। मतलब ये कोई रूटीन अपडेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो बदलाव अभी सामने आए हैं वे एक गहरी व्यवस्थागत जरूरत का नतीजा हैं, जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को कामगारों की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ उनका बुनियादी ढांचा अपनी सीमाएं लांघ रहा है। तो चलिए शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा और सबसे तत्काल राहत दी है। उन हजारों लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए जिनके वर्क परमिट बस खत्म ही होने वाले थे। ओहो, वो तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। एकदम। कई छात्रों और कामगारों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कनाडाई इमिग्रेशन मिनिस्टर और कनाडा के अलग अलग प्रांतों के बीच एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत भारतीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स के वर्क परमिट सीधे 1 साल के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। 1 साल का एक्सटेंशन। हाँ, अगर इसे एक उदाहरण से समझें, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम खेल रहे हो। अच्छा। टाइमर खत्म होने वाला हो, स्क्रीन लाल हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि बस अब गेम ओवर होने ही वाला है। और अचानक से सिस्टम आपको 1 साल का बोनस लेवल दे दे। बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा लाइफ दे दे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। क्या ये फैसला सिर्फ प्रवासियों के लिए एक दरियादिली है या इसके पीछे कनाडा की अपनी कोई बहुत बड़ी आर्थिक मजबूरी छिपी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में दरियादिली जैसी कोई चीज शायद ही होती है। फेयर पॉइंट। कोई भी फैसला विशेष रूप से कनाडा जैसी मजबूत लेकिन संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था में केवल एक तोहफे के रूप में नहीं लिया जाता। मैं इसे विशुद्ध रूप से एक आर्थिक आवश्यकता मानती हूँ। आर्थिक आवश्यकता मतलब स्किल शॉर्टेज की वजह से? बिल्कुल। इस समय वो देश एक बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है जिसे हम स्किल शॉर्टेज कहते हैं। इसे जमीनी स्तर पर समझना हो तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रियों में मशीनें हैं, टेक कंपनियों में प्रोजेक्ट्स हैं, अस्पतालों में बिस्तर हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, उस काम को करने वाले कुशल हाथ नहीं हैं। अगर ये तमाम छात्र और स्किल्ड वर्कर्स जिनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं रातों रात अपने देशों को लौट गए तो अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सचमुच धीमे पड़ जाएंगे या शायद काम करना ही बंद कर दें। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये 1 साल का एक्सटेंशन केवल छात्रों को दी गई राहत नहीं है, बल्कि ये खुद अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया एक बोनस लेवल है। हाँ, ये सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने का एक तरीका है। बिना इन कामगारों के उनकी सप्लाई चेन और सर्विस सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मैं इसे एक विन विन स्थिति के रूप में देखती हूँ जहां कामगारों को समय मिल रहा है और देश को अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखने का मौका। और ये जो घबराहट है या यूं कहें कि यह तात्कालिक जरूरत है, ये उन तारीखों से भी बहुत स्पष्ट हो जाती है जो इन अलग अलग प्रांतों ने तय की हैं। हाँ, तारीखें बहुत दिलचस्प है। ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो पूरे देश में एक ही दिन लागू हो गया हो। मैंने देखा कि नोवा स्कोशिया और क्यूबेक ने इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया। इसके बाद मैनिटोबा और नूनावुट ने 14 अप्रैल की तारीख चुनी। फिर अल्बर्टा ने 17 अप्रैल से और ब्रिटिश कोलंबिया ने 22 अप्रैल से इस नियम को लागू किया। ये अलग अलग तारीखें अपने आप में थोड़ी अजीब लगती हैं। जी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने एक दिन तय किया और सब जगह नियम एक साथ लागू हो गया? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये वहाँ के संघीय ढांचे यानी फेडरल सिस्टम की वास्तविकता को दर्शाता है। मतलब हर प्रांत की अपनी मर्जी से ज्यादा उनकी अपनी जरूरत। इमिग्रेशन राष्ट्रीय स्तर पर तय हो सकता है, लेकिन जो कौशल की कमी है वो एक बहुत ही स्थानीय समस्या है। अच्छा, कैसे? देखिए, अल्बर्टा की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो उनकी जरूरतें अलग हैं। राइट। ब्रिटिश कोलंबिया को शायद टेक वर्कर्स या वानिकी क्षेत्र में कामगारों की जरूरत है, और नोवा स्कोटिया की चुनौतियां नूनावुत के जमे हुए इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर प्रांत अपनी आग खुद बुझाने की कोशिश कर रहा था? एक तरह से हाँ। इमिग्रेशन मिनिस्टर को इन सभी प्रांतों के साथ अलग अलग मेज पर बैठकर उनकी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से बातचीत करनी पड़ी। यही वजह है कि इन तारीखों में यह अंतर देखने को मिल रहा है। कोई प्रांत एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकता था, तो कोई कुछ हफ्तों बाद इसे लागू करने की स्थिति में था। ये दिखाता है कि स्किल शॉर्टेज की समस्या कागजों पर नहीं बल्कि असल जमीन पर कितनी गंभीर है। जमीनी स्तर की बात निकली है तो अब शहरों और प्रांतों की सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आया है और वो है ग्रामीण इलाकों की ओर रुख। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं को जो नए निर्देश जारी किए हैं वो सच में ध्यान खींचने वाले हैं। अगर कोई भारतीय कामगार कनाडा के ग्रामीण इलाकों में रह रहा है या वहां काम करना चाहता है तो उसके लिए एक विशेष लाभ की घोषणा की गई है। बाहर से कामगार बुलाने का जो कोटा पहले 10% हुआ करता था उसे अब बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। किसी ग्रामीण एम्प्लॉयर के लिए 10% से 15% तक कोटा बढ़ना एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है और मुझे लगता है इस पर थोड़ी बहस होनी चाहिए। बताइए। क्या कोई नया आप्रवासी सच में ग्रामीण इलाकों में जाना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब कोई अपना देश छोड़कर दुनिया के दूसरे कोने में जाता है तो वो बड़े शहरों की चमक दमक, वहाँ की आधुनिक सुविधाओं और सबसे बड़ी बात वहाँ पहले से मौजूद अपनी कम्युनिटी के पास जाना चाहता है। बिल्कुल, हर कोई टोरंटो या वैंकूवर जाना चाहता है। तो क्या ये बढ़ा हुआ कोटा वास्तव में ग्रामीण विकास का इंजन बनेगा या ये प्रवासियों के लिए सिर्फ वर्क परमिट हासिल करने का एक मजबूरी भरा रास्ता बनकर रह जाएगा? ये बहुत ही जायज सवाल है। जैसा मैंने कहा, किसी भी नए व्यक्ति का पहला झुकाव टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जैसे बड़े और स्थापित शहरों की तरफ ही होता है। हाँ। वहाँ जॉब मार्केट बड़ा होता है, अपनापन महसूस होता है। लेकिन अब इसे हम नीति निर्माताओं के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हर नया प्रवासी केवल इन्हीं 3-4 शहरों में जाके बस जाएगा तो क्या होगा? वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। बिल्कुल। वहाँ का बुनियादी ढांचा, वहाँ की हाउसिंग मार्केट, अस्पताल और परिवहन व्यवस्था, ये सब पूरी तरह चरमरा जाएंगे। जो कि हम इस वक्त दुनिया के कई बड़े शहरों में होता हुआ देख भी रहे हैं। घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं और नौकरियां कम पड़ रही हैं। सटीक विश्लेषण। इसलिए सरकार समस्या को दूसरे छोर से सुलझाने की कोशिश कर रही है। मतलब? वे सीधे प्रवासियों को मजबूर करने के बजाय एम्प्लॉयर्स को एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं। ग्रामीण नियोक्ताओं का कोटा 10% से 15% करने का सीधा सा अर्थ है कि सरकार इमिग्रेशन के प्रवाह को कानूनी और आर्थिक तरीके से उन क्षेत्रों की ओर मोड़ रही है जहां वाकई जरूरत है। हाँ, जहां हाथों की और कौशल की सबसे ज्यादा जरूरत है, और सबसे अहम बात, जहां रहने के लिए जगह भी है। यानी वे व्यवसायों को एक चुंबक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर दूर दराज के किसी कारखाने या फार्म को ज्यादा विदेशी कामगार बुलाने की छूट मिलेगी तो नौकरियां वहीं पैदा होंगी, और जहां नौकरियां होंगी प्रवासी स्वाभाविक रूप से वहीं जाएंगे। हाँ, ये क्षेत्रीय विकास का संतुलन बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति है। संदेश बहुत साफ है कि केवल देश में आना काफी नहीं है, बल्कि उस हिस्से में आना जरूरी है जहां व्यवस्था को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वर्क परमिट बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वर्क परमिट केवल एक अस्थायी समाधान है, एक ठहराव है। हर उस छात्र या स्किल्ड वर्कर के दिमाग में जो अंतिम लक्ष्य होता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी के कई साल दांव पर लगा है, वो है पीआर, यानी परमानेंट रेजिडेंसी। हाँ, परमानेंट रेजिडेंसी। और यहां आकर पूरी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पीआर के मोर्चे पर जो घोषणाएं हुई हैं वे पूरे खेल के नियम ही बदल रही हैं। बिल्कुल। वर्क परमिट केवल समय देता है,
लेकिन पीआर एक स्थायी भविष्य देता है और उस भविष्य को पाने के रास्ते अब काफी जटिल हो गए हैं। और ये भविष्य अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि कोई अपने काम में कितना अच्छा है। इमिग्रेशन मिनिस्टर लीना मेडेलिन ने एक बहुत ही बड़ी और स्पष्ट घोषणा की है। जी। क्यूबेक प्रांत में 35,000 नए वर्कर्स को अब पीआर दिया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी गई है। ये पीआर केवल उन्हें मिलेगा जिन्हें फ्रेंच भाषा बोलनी और लिखनी आती हो। हाँ, ये फ्रेंच कनेक्शन बहुत चर्चा में है। अब यहाँ एक गणित है जो सच में सिर चकरा देने वाला है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 में करीब 29,000 फ्रेंच बोलने वालों को पीआर दिया गया था। साल 2026 में ये संख्या बढ़ाकर 35,000 कर दी जाएगी। अरे, तो ये तो अच्छी बात है। यहां तक तो बात समझ आती है कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर एक और आंकड़ा आता है। साल 2026 के लिए कोटे के जो प्रतिशत पेश किए गए हैं उसके अनुसार पहले ये कोटा 85% रखा गया था, जिसे अब घटाकर 12% कर दिया गया है। ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है। सच कहूं तो मुझे ये गणित बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 29,000 से बढ़ाकर 35,000 लोगों को पीआर दिया जाएगा, जो कि एक साफ बढ़ोतरी है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उसी सांस में कहा जा रहा है कि कोटा 85% से गिरकर 12% हो गया है। ये कैसे संभव है कि संख्या बढ़ रही हो लेकिन कोटे का प्रतिशत इतनी बुरी तरह से गिर जाए? ये तो विरोधाभासी है। ये विरोधाभास पहली नजर में बहुत अजीब लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके पीछे के अर्थशास्त्र और प्रशासनिक गणित को समझना होगा। वो कैसे? इसे ऐसे देखा जा सकता है कि कुल इमिग्रेशन का दायरा या वो पूल जिसमें से ये प्रतिशत निकाले जा रहे हैं शायद बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्गठित हुआ है। मतलब पूरी की पूरी पाई ही बदल दी गई है। ठीक ऐसा ही। जब किसी सिस्टम में कुल संख्या या श्रेणियों का आधार इस तरह बदल दिया जाता है कि उसमें और भी कई बड़े वर्ग जुड़ जाएं, तो समग्र पाई में किसी एक हिस्से का प्रतिशत तेजी से गिर सकता है, भले ही उसकी असली संख्या बढ़ गई हो। बिल्कुल, भले ही उसकी वास्तविक संख्या या एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया हो। एक संभावना ये भी है कि जिस विशिष्ट इमिग्रेशन स्ट्रीम के तहत ये 85% गिना जा रहा था, उस पूरी कैटेगरी के आकार को ही बदल दिया गया हो। ओहो, तो मतलब प्रतिशत कम दिख रहा है पर स्कोप बड़ा हो गया है। हाँ, इसका मतलब है कि फ्रेंच बोलने वालों की निरपेक्ष संख्या तो बढ़ाई जा रही है, उन्हें 35,000 किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अब एक बहुत ही अलग और व्यापक गणितीय संरचना के भीतर तोला जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि फ्रेंच भाषियों के लिए दरवाजे बड़े किए गए हैं, भले ही कुल इमिग्रेशन के प्रतिशत के रूप में वे अलग दिख रहे हों। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना इसके ये आंकड़े बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन इन संख्याओं की भूल भुलैया से थोड़ा बाहर निकलें तो इस फ्रेंच कनेक्शन का असली मतलब क्या है? मतलब बहुत गहरा है। क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? मतलब अगर हम भारत या दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट की बात करें, जैसे टॉप कोडर्स, इंजीनियर या मेडिकल पेशेवर, तो वे मुख्य रूप से अंग्रेजी में काम करते हैं। हाँ, ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज तो अंग्रेजी ही है। तो सिर्फ एक भाषा की जिद में क्या क्यूबेक अपना आर्थिक नुकसान नहीं कर रहा? वे बेहतरीन टैलेंट को सिर्फ इसलिए खो सकते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेंच नहीं आती। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है, और यहीं पर अर्थशास्त्र और संस्कृति का टकराव होता है। अगर हम इस पूरे फ्रेंच कनेक्शन को देखें तो ये एक बहुत ही सख्त संदेश है। कैसा संदेश? ये बताता है कि परमानेंट रेजिडेंसी अब सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि किसी के पास कितनी अच्छी डिग्री है या वो कितनी अच्छी कोडिंग करता है। ये भाषाई और सांस्कृतिक एकीकरण यानी लिंग्विस्टिक और कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में है। कल्चरल इंटीग्रेशन। क्यूबेक का इतिहास रहा है कि वे अपनी फ्रेंच पहचान को लेकर हमेशा से बहुत मुखर और सुरक्षात्मक रही हैं। उनके लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान की कीमत पर नहीं। तो वे इमिग्रेशन प्रणाली का उपयोग अपनी उस सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित और मजबूत करने के एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। बिल्कुल। अब किसी की स्किल के साथ साथ उसकी भाषा भी योग्यता का एक बहुत बड़ा पैमाना बन गई है। मैं तो कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है। सही बात है। संदेश ये है कि स्थायी नागरिकता पाना केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं है, ये समाज का हिस्सा बनने का मामला है। वे ऐसे लोग चाहते हैं जो न केवल काम करें बल्कि उनके समाज के ताने बाने में पूरी तरह से घुल मिल जाएं, उनकी भाषा बोलें और उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये नजरिया सच में सोचने पे मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो आज क्या क्या सामने आया?
हमने देखा कि कैसे रातों रात नीतियां बदल सकती हैं। बिल्कुल। जिन लोगों के वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं, उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन देकर एक तरफ तो प्रवासियों को राहत दी गई है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को धीमा पड़ने से बचाने का एक बहुत ही जरूरी बोनस लेवल दिया गया है। हाँ, और ये भी कि कैसे ये फैसले स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अलग अलग समय पर लागू किए गए हैं। हाँ, वो जो अलग अलग तारीखें थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे 10% से 15% कोटा बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों की ओर मोड़ने का एक व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि बड़े शहरों से दबाव कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी देने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। और अंत में हमने पीआर के जटिल गणित को समझा। वो फ्रेंच वाला मामला। हाँ, ये जाना कि स्थायी भविष्य पाने के लिए सिर्फ तकनीकी रूप से कुशल होना काफी नहीं है, बल्कि फ्रेंच जैसी भाषाएं सीखकर वहां की संस्कृति में ढलना भी अब एक बहुत बड़ी शर्त बन गया है। ये सारी जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो वैश्विक इमिग्रेशन की बदलती दुनिया को समझना चाहते हैं या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ नियम, प्रतिशत या तारीखें नहीं है। मेरी नज़र में ये एक मास्टर प्लान है जो बताता है कि दुनिया के विकसित देश आने वाले दशकों में किस तरह के टैलेंट की तलाश में हैं। वे अब सिर्फ काम करने वाले हाथ नहीं चाहते, वे ऐसे लोग चाहते हैं जो उनकी जनसांख्यिकीय चुनौतियों को हल कर सकें, उनके खाली पड़े ग्रामीण इलाकों को आबाद कर सकें और उनके समाज की सांस्कृतिक पहचान में बिना किसी घर्षण के शामिल हो सकें। शुरुआत में बात हुई थी कि हम अक्सर इमिग्रेशन नियमों को एक बहुत ही तयशुदा और अनुमानित प्रक्रिया मानते हैं। हाँ, जो कि एक गलतफहमी है। लेकिन आज की चर्चा ये साफ कर देती है कि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। नियम किसी भी वक्त बदल सकते हैं और जो लोग इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो सकते हैं। ये एक निरंतर और तेजी से बदलने वाला परिदृश्य है, जहां जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसी के साथ इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ना बहुत जरूरी लगता है, जिस पर आगे खुद विचार किया जा सकता है। बताइए। ये नई नीतियां एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करती हैं। अगर भविष्य में किसी भी विकसित देश में स्थायी नागरिकता पाने की असली कुंजी किसी खास भौगोलिक क्षेत्र, जैसे किसी छोटे ग्रामीण इलाके में रहने या किसी विशेष भाषा जैसे फ्रेंच को सीखने में छिपी है, तो क्या आने वाले समय में जो वैश्विक प्रवासी हैं, उनका नजरिया नहीं बदल जाएगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। क्या भविष्य में छात्र अपनी पारंपरिक डिग्रियों और तकनीकी कौशल पर अपना सारा समय और पैसा खर्च करने के बजाय नई भाषाएं सीखने और दूर दराज के इलाकों के कठिन मौसम और माहौल में बसने की ट्रेनिंग लेने को ज्यादा तवज्जो देंगे? ये तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल देगा। बिल्कुल। क्या भविष्य का स्किल्ड वर्कर वो नहीं होगा जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की डिग्री है, बल्कि वो होगा